तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना जीएस स्टडी हब पे। मैं आज इस बेहतरीन सेशन में मैं आज क्लास 10th यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा मैं हाँ दोस्तों, मैं पहले क्या मैं अभी भी करवाता हूँ, ठीक है ना? अभी भी मैं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कराता हूँ, लेकिन मैं सोचा क्यों ना अपने छोटे भाई-बहनों के लिए थोड़ा एकदम अच्छे-अच्छे कंटेंट दें, ताकि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, तो इसमें एकदम पॉइंट्स बिल्डअप करने का जो क्वेश्चन्स यानी कि दे दें, ठीक है ना? तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा यानी कि विज्ञान, साइंस यानी कि टॉप साइंस का तो यानी टॉप 15 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है ना दोस्तों? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिक्स रहेगा, ठीक है ना? और हाँ, 21 फरवरी को यही छपेगा, ये लाइन। अरे देखो, उतना तो लेकिन हाँ, इतना जानते हैं 70% क्वेश्चन यानी कि इतना मान लो कि 15 क्वेश्चन में से 8, 7, 6 क्वेश्चन तो ज़रूर रहने वाला है, ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए हम क्वेश्चन्स की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लोहे को जंग से बचाने का 2 उपयोगों को बताएँ, यानी उपयोग बताएँ, मतलब लोहे को हम जंग से कैसे बचा सकते हैं? देखिए, लोहे को जंग से बचाने का उपयोग निम्नलिखित है, ठीक है ना? लोहे की सतह पर जिंक का पतला परत चढ़ाकर जंग से बचा सकते हैं, ठीक है ना? और लोहे की सतह पर पेंट लगाकर जंग से बचा सकते हैं। और इस क्रिया को क्या कहता है दोस्तों? इस क्रिया को गैल्वेनाइज़ेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइज़ेशन कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों? मतलब उस पे जो पेंट चढ़ा देंगे या जो तो उसे हम क्या कहेंगे? गैल्वेनाइज़ेशन कहेंगे, ठीक है ना? यानी गैल्वेनीकरण कहेंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? ठीक है ना? तो देखिए क्या है इसका आंसर? पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। कितनी? यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से बन सकता है कि कितनी कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, तो 4 कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना? पहला नंबर देखिए क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है दोस्तों? वायुमंडल से प्राप्त करता है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 एक तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना? अब देखिए दूसरा नंबर क्या है? जल। जल पौधे जो है इसे ज़मीन से, कहाँ से? ज़मीन से जड़ के द्वारा प्राप्त करते हैं। कहाँ से कैसे किसके द्वारा प्राप्त करते हैं दोस्तों? जड़ के द्वारा, ठीक है ना? हरित लवक यानी कि पेड़ जो है, पेड़-पौधे के पत्तियों में उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं दोस्तों? पत्तियों में उपस्थित होते हैं, ठीक है ना? अब सूर्य का प्रकाश पौधे वायुमंडल से प्राप्त करता है, और ये 4 सामग्री ऐसे है दोस्तों, मतलब कि पौधे के लिए आवश्यक होता है, ठीक है ना? इसके द्वारा वो अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है ना दोस्तों? जैसे देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि देखिए इसके लिए क्या चाहिए भोजन के लिए? सनलाइट चाहिए, यानी कि सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है ना? ऑक्सीजन ये छोड़ रहा है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस का ये शायद डायग्राम है, ठीक है ना? ये इसके लिए डायग्राम नहीं है, ठीक है ना? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? यहाँ नहीं है क्वेश्चन, आधा-अधूरा है, ठीक है ना? प्रकाश के यहाँ दे देता कोई कितने नियम हैं यहाँ देना चाहिए था। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें और इसे किरण आरेख खींचे, ठीक है ना? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों? 2 नियम होते हैं, ठीक है ना? 2 नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम देखिएगा क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है ना? और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब या डाला गया अविलंब तीनों समतल यानी कि एक ही तल में होंगे। देखिएगा यहाँ डायग्राम, ठीक है ना? आरेख देखिएगा कि देखिए आपतित किरण यानी कि किरण आ रही है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, ठीक है ना दोस्तों? तीनों एक ही तल में होंगे। और पहला नियम क्या था कि कोण, मतलब कि आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के, ठीक है ना? यानी कि कोण आई जो होगा बराबर होगा कोण आर के होगा, ठीक है ना दोस्तों? कोण आई जो होगा बराबर होगा कोण आर के, ठीक है ना दोस्तों? अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या है हमारे पास? सजीव का मुख्य 4 लक्षण क्या है? यानी कि सजीव होने का, देखिए हम और आप सजीव हैं, है ना सजीव? तो इसका मतलब मुख्य लक्षण क्या है? यानी हमारे अंदर मुख्य लक्षण क्या है? तो सजीव का मुख्य लक्षण 4 लक्षण निम्न है, ठीक है ना? 4 नहीं, हम 5 दे दिए, ठीक है ना दोस्तों? यहाँ देखिए क्वेश्चन में पूछा था 4, लेकिन हम 5 दे दिए। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये 1 नंबर देखिएगा, चलन या गति। दूसरा नंबर जो श्वसन करता हो। तीसरा नंबर जो प्रजनन करता हो। चौथा नंबर जो उत्सर्जन करता हो, और पाँचवां नंबर जो वृद्धि एवं विकास करता हो। अब यहाँ से आप लोगों का मन में जो क्वेश्चन उठता होगा कि भाई साहब जो पेड़-पौधा है, वो तो क्या बोलता है कि चलन या गति तो नहीं कर रहा है, यानी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो क्या वो जीवित नहीं है, ऐसे सजीव नहीं है? अरे हाँ भाई साहब, ये एक अपवाद है, ठीक है ना? ये एक अपवाद है, ठीक है ना?
वाद है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ श्वसन से क्या अभिप्राय है, श्वसन यानी कि जो अपना क्या बोलता है भोजन, मतलब कि जो सांस ले जिससे, देखिए जैसे भोजन होता है ना, भोजन को पचाने के लिए जो आवश्यक मुख्य मतलब होता है वो प्रजनन। प्रजनन मतलब क्या होता है, प्रजनन वो जैसे कि कोई जीव दूसरे जीव को जन्म दे दे, ठीक है ना। प्रजनन यानी कि हम अपने जैसे जीव को जन्म दे देंगे, यानी कि हमारे अंदर वो क्षमता है, तो वो एक हो गया उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी कि हमारे शरीर में जो वेस्ट पदार्थ बन रहा है उसको हम अपने शरीर से बाहर करने की क्षमता रखता हो, ठीक है ना। वृद्धि एवं विकास यानी कि हम बचपन में कितना छोटा थे, अभी हम कितना बड़ा हो गए, ये वृद्धि हो रहा है। और हमारे अंदर विकास यानी कि हम बचपन में कुछ समझते थे बुझते थे नहीं, लेकिन अभी हमारा मानसिक विकास हुआ, मतलब अनेक तरह का विकास हुआ, तो ये सारे लक्षण होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पादन का निर्माण करता हो तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो, देखिए पहला नंबर तो ये समझिए कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो बनता है यानी कि ये देखिए बना है, तो इसे क्या कहेंगे, हम उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसमें एक मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेगा, ठीक है ना। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेगा, देखिए यहाँ दो अभिकारक मिला है ना, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेगा। और इसमें एक उत्पाद यानी उत्पादन का निर्माण करेगा, एकल उत्पादन यानी कि एक उत्पादन का यानी कि देखिए एजी और सीएल मिलके क्या बना दिया, एजीसीएल, यानी कि एक ही बन गया, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन ये बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है दोस्तों कि संयोजन अभिक्रिया मतलब देखिए पहला नंबर तो ये जो दो जो भाग ले रहा है अभिकारक, ये या तो यौगिक हो सकता है, यौगिक प्लस यौगिक हो सकता है, ठीक है ना। और या तो तत्व प्लस तत्व हो सकता है, ठीक है ना, या तो तत्व प्लस यौगिक हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये तीनों स्थिति में यौगिक ही बनाएगा। क्या करेगा दोस्तों, यौगिक ही बनाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या मतलब किसका निर्माण करता है, तत्व यौगिक मिश्रण। तो आप क्या मारिएगा दोस्तों, आप मारिएगा यौगिक का निर्माण करता है। किसका करता है, यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है ना। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पित्त क्या है, पित्त मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है, ठीक है ना। अब देखिए पित्त पित्त जो है गाढ़ा हरा रंग का क्षारीय द्रव है, क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 8.9 होता है, जो यकृत यानी लीवर से स्रावित होता है, ठीक है ना। देखिए समझिएगा ये हमारा क्या है, लीवर है, लीवर है। अब इसमें ये हरा हरा रंग का जो मतलब एक आकृति दिख रहा है, हरा रंग का आकृति आप लोगों को दिख रहा है, ये हरा रंग का जो आकृति है ना, यही पित्त है, ठीक है ना दोस्तों। ये देखिए कैसे मतलब कि हमारे लीवर के अंदर ये मतलब कि सेटल है, यानी कि धंसा है, ऐसे समझिए धस मतलब चिपका है उससे, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए पित्त में क्या होता है अब पहले जो क्वेश्चन वो बोल रहा है पहले मैं उसको पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद इसका एक्स्ट्रा मतलब जानकारी भी दे दूंगा, ठीक है ना। पित्त जो है भोजन भोजन को क्षारीय बनाता है, भोजन को क्षारीय बनाता है, ठीक है ना। पित्त जो है भोजन को क्षारीय बनाता है, ठीक है ना। पित्त के लवण वसा का विखंडन करता है, पित्त का लवण क्या करता है दोस्तों, वसा के विखंडन करता है, ठीक है ना। अब देखिएगा पित्त में क्या होता है कि 86% तक H2O रहेगी। क्या रहेगा दोस्तों, 86% तक H2O रहता है, यानी कि जल रहता है, ठीक है ना। पित्त में भोजन को पचाने वाला कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। किसी भी प्रकार का पित्त में एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। अब चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोगों को बताएं, उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोगों के बताएं। उत्तल लेंस के दो उपयोग निम्न है, ठीक है ना। उत्तल लेंस का प्रयोग कैमरा में किया जाता है, किसमें किया जाता है दोस्तों, कैमरा में, ठीक है ना, जिससे हम लोग फोटो खींचते हैं, ठीक है ना। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि उत्तल लेंस का आकृति कैसा होता है, उत्तल लेंस का जो होता है वो आकृति कैसा होता है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो उत्तल लेंस का आकृति क्या बताइएगा कि बीच में मोटा रहेगा, बीच में मोटा रहेगा और किनारों में पतला रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, किनारों में पतला और बीच में मोटा रहेगा, ठीक है ना। किनारों में पतला और बीच में मोटा रहेगा, ठीक है ना। अब बोलेगा उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तल लेंस 3 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक नंबर उभयोतल, एक नंबर में उभयोतल, दूसरा नंबर में समतलोतल, समतलोतल, 3 नंबर में अवतलोतल, अवतलोतल, ठीक है ना दोस्तों।
तो यानी कि यहाँ से पूछ सकता है कि इसका आकृति मतलब कैसा होता है, तो यानी कि ये बीच में मोटा और किनारों में पतला रहता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु के 2 उदाहरण दें, ठीक है ना। मिश्र धातु क्या है देखिएगा, 2 या 2 से अधिक धातुओं जब 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा एक धातु एवं एक अधातु का समांगी मिश्रण हो जाए तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? मिश्र धातु कहेंगे। देखिए 2 या 2 से अधिक धातु, 2 या 2 से अधिक धातु यानी कि मेटल मिल जाए, तो 2 या 2 से 2 मेटल मिल जाए या 2 से अधिक यानी 3-4 मेटल मिल जाए, या एक मेटल और एक नॉन मेटल मिल जाए, तो ये क्या कहे कि ये किसका निर्माण करेगा? ये मिश्र धातु का निर्माण करेगा, यानी कि इसे मिश्र धातु कहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो मिश्र धातु के 2 उदाहरण देखिएगा क्या है, पित्तल। पित्तल जो है किसका मतलब मिश्रण है? तो ये तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है। अब देखिए समझिएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समांगी मिश्रण हो, ठीक है ना। यहाँ पे समझिएगा, पीतल का मतलब पीतल आप लोग तो देखे ही होंगे ना, पीतल का बर्तन घर में आप लोग, तो पीतल में देखते हैं कि पीतल ये कभी पता चलता है कि ये तांबा है, ये जिंक है, यहाँ से यहाँ तक तांबा है, नहीं पता चलता है ना। इसलिए यहाँ पे बोला गया समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है? समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है दोस्तों कि कोई भी चीज मतलब जैसे चीनी और पानी को मिला देंगे तो पता चलेगा कि कौन सा चीनी कौन सा पानी, तो वो उसी तरह, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए इस्पात में लोहा और निकेल, लोहा निकेल क्रोमियम का मिश्र धातु है, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक को लिखें। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा के एसआई मात्रक को लिखें। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है दोस्तों? आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है ना। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। इसे ए से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है दोस्तों? ए से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जब किसी चालक तार को अलग अलग विभव वाले आवेश से जोड़ा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। जब किसी देखिए ये चालक तार है, ठीक है ना, ये चालक तार है, ठीक है ना। अब ये हो गया एक कम मतलब कम विभव वाले आवेश हो गया, ठीक है ना। ये हो गया एक अधिक विभव वाले आवेश, ठीक है, समझिएगा। जब किसी चालक तार को अलग अलग विभव वाले आवेश से जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाने लगता है, ठीक है ना दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, ठीक है ना। जब किसी चालक तार को अलग अलग विभव यानी कि हम अगर इसको जोड़ दें तो क्या होगा जानते हैं दोस्तों? कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाने लगेगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें से यानी कि बड़ा वाले में से छोटा में निकल जाने लगेगा, ठीक है ना। यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इलेक्ट्रॉन की प्रवाह हो जाएगा, ठीक है ना, होने लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 11 है, दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तु और दूर की वस्तु की स्पष्ट दिखाई नहीं देना या नहीं देता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष एक क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, ठीक है ना दोस्तों। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु तो दिखेगा, लेकिन दूर के ही वस्तु नहीं दिखेगा। और दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर के तो वस्तु दिखेगा, ठीक है ना, लेकिन निकटे का वस्तु नहीं दिखेगा। और जरा में क्या होता है कि जरा में मतलब कि उम्र ढलने पे ये होता है, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। अब निकट चलिए अब हम 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हम मतलब देखिए हम उतना डीपली नहीं जा रहे इसलिए कि आप लोगों का अब एग्जाम नज़दीक आ गया, क्योंकि अब ये क्वेश्चन ये अगर देखिए ये वीडियो शूट के बाद मतलब दूसरा वीडियो भी बनाना है, क्योंकि आप आगे हमको एसएसटी का लाना है। क्योंकि अब देखिए अब आप अगर डीपली में नहीं पढ़े तो अब 15-16 दिन में तो आप डीपली में नहीं पढ़ सकते ना, सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए जो अब रटा रहा है उसको अब रट लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। प्रकाश संश्लेषण क्या है? इस क्रिया की रासायनिक समीकरण लिखे, ठीक है ना। जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से क्या करता है दोस्तों? जमीन से जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, ठीक है ना दोस्तों।
अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि सूर्य के मतलब सूर्य की उपस्थिति में क्या कर रहा है, सूर्य की उपस्थिति में देखिए सूर्य के प्रकाश ले रहा है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए सूर्य के प्रकाश कार्बन ले रहा है वायुमंडल से, और सूर्य का प्रकाश जो है वो भी वायुमंडल से ले रहा है, और जल जो है क्या है, मिट्टी से ले रहा है, ठीक है ना। और ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, ठीक है ना दोस्तों, ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसको उदाहरण देकर समझाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको उदाहरण देकर समझाएं। तो देखिए क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाली पदार्थ, अधिक अभिक्रियाशील वाले पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को विस्थापित कर देता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि देखिए दोस्तों, आपके गांव में भी हिटलर होगा ना, जैसे समझिए जैसे आपसे कोई सीनियर, ठीक है ना, आपसे कोई सीनियर है, ठीक है ना, वो बैठे हैं, आप पहले से सीट पे बैठे हैं, वो आपको जबरदस्ती उठा के बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो वही उसी तरह यहाँ पे होता है कि देखिए यहाँ पे जो Fe जो है, Fe यानी कि लोहा जो है CuSO4 से मतलब अभिक्रिया करता है। तो देखिए लोहा जो है SO4 से अभिक्रिया कर लेता है और Cu को बाहर भगा देता है, ठीक है ना दोस्तों, Cu को बाहर भगाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 या क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, सॉरी दोस्तों, लगता है क्वेश्चन नंबर जो 14 है मुझको टाइप करना है, मतलब यहाँ पे लगाना है, PPT लगाना ही भूल गए, ठीक है ना, कोई ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उत्तल लेंस को अविसारी लेंस क्यों कहा जाता है, उत्तल लेंस को अविसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तित होती है, जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से टकरा कर अपवर्तित होती है, तो वह प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों, एक बिंदु पर मिल जाती है, इसलिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों, अभिसारी लेंस कहते हैं, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। डायग्राम देखिएगा दोस्तों, डायग्राम इधर देखिए, ये क्या है अपना, ये क्या है अपना उत्तल लेंस है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या जाता है, कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या है कि यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी मतलब प्रकाश जा रहा है, यहाँ से भी प्रकाश जा रहा है, यहाँ से भी प्रकाश जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। प्रकाश जाके अब जो अपवर्तित हो रहा है, तो देखिएगा देख पा रहे हैं कि एक ही बिंदु पे सब मिल जा रहा है, यानी कि इस बिंदु पे मिल रहा है ना। तो इसी मतलब जो एक ही बिंदु पे मिलने की जो ये घटना हो रहा है, इसी कारण इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसी कारण इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम सॉरी दोस्तों, हम एक क्वेश्चन को लगाना ही भूल गए, ठीक है ना। तो अब हम इसी के साथ ये जो आप प्यारा सा जो सेशन था, ये अब हम 15 क्वेश्चन का सेशन बोले थे दोस्तों, ठीक है ना, लेकिन 14 क्वेश्चन ही हो पाया, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम क्या, उसको अब लगाना ही भूल गए, तो क्या करें, सॉरी दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए 15 क्वेश्चन का जो सेशन था वो खत्म हुआ, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो, तो उसको आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का, ठीक है ना दोस्तों, मोटिवेशन मिले, ठीक है ना। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगला बार SST का अभी फुल जो कॉन्फिडेंस मतलब कि जो रहेगा, ठीक है ना दोस्तों, वो 10th वालों के लिए ही अभी रहेगा, क्योंकि उसका एग्जाम नज़दीक आ गया है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी वीडियो बीच बीच में डालता रहूंगा, ठीक है ना। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।